मकबूलियत उनकी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसका मतलब यह है कि जितना जितना क्रैकडाउन किया जा रहा है इमरान खान साहब की मकबूलियत में उतना इजाफा हो रहा है। और ये जो पूरी एक्सरसाइज की जा रही है कि आप इमरान खान साहब की पार्टी के रहनुमाओं को तोड़ें, इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। एक तो गलतफहमियां, नफरतों के बीज भी बोए जाएंगे और इसका कोई फायदा भी नहीं होगा। इससे पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक सर्वे करवाया था ट्विटर पर, उसके अंदर 91% लोगों ने इमरान खान साहब की हमायत की, 91%। वो पता नहीं फिर क्या हुआ कि वो, आपको पता होगा, बहुत बड़ा इशू बन गया था उसके ऊपर ट्विटर पर, क्योंकि वो उनको डिलीट करना पड़ गया। अब वो पता नहीं कहां से कॉल आई या क्या हुआ, या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया या कोई पुरस्कार नोयत का फॉल्ट आ गया कि वो उनको वो सर्वे डिलीट करना पड़ गया। 91% लोगों ने कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो इसलिए जो नजरिया है इस वक्त इमरान खान साहब के साथ लोगों के खड़े होने का, उस नजरिए को तो आप कैद नहीं कर सकते, उस नजरिए को तो जेल में नहीं डाल सकते, उस नजरिए की तो कोई शनाख्ती परेड नहीं करवा सकते, उस नजरिए को तो आप फौजी अदालत में ट्रायल नहीं कर सकते। तो इसलिए इमरान खान साहब ने ये जो अब बात की, ये जो मैंने हकाइक बयान किए कि दो ऑप्शन है या दो रास्ते हैं। एक तो ये बताएं कि पीटीआई को क्रश करने के बाद मुल्क को आगे ले जाने का क्या प्लान है। आप देखें कि आईएमएफ ने इसहाक डार की नाक की लकीरें रगड़वा दी। पाकिस्तान को बदतरीन महंगाई के अजाब में इसहाक डार ने धकेला। 50% से जायद गैस, जो कि पहले 203% तक महंगी हो चुकी थी, 50% तक गैस महंगी कर दी। बिजली की कीमत जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उस वक्त से लेकर अब तक 277% बढ़ चुकी है। हाशमी साहब, आपका जो बिल है आम आदमी का 277% ये बढ़ चुका है। आपकी ऑयल प्राइसेस जो है वो आप देख लें कि कहां पे चली गई हैं, और डॉलर जो है वो नाम नेहाद तो 285 287 रुपए का है, लेकिन आपका जो ओपन मार्केट में डॉलर है वो 315 रुपए का भी नहीं मिल रहा, 315 रुपए का भी नहीं मिल रहा। और लोगों के आम इस्तेमाल की अशिया उनकी पहुंच से बाहर हो गई हैं। ट्रांसपोर्ट के किराए इतने ज्यादा हो गए हैं कि गैस 50% इजाफा हो गया है। जी, गैस का मजीद 50%। कि आज मैं ये खबर पढ़ रहा था कि पेट्रोल की खपत ही कम हो गई है। पेट्रोल कौन इस्तेमाल करता है? आम आदमी। तो बिल्कुल जो आम आदमी है वो तो ज़ाहिर है कि ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है, लेकिन अब अच्छे अच्छे लोग जिनकी अच्छी अच्छी आमदन थी, तो आपकी अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास भी, पेट्रोल की खपत ही कम हो गई है, पेट्रोल इस्तेमाल करने की सकत नहीं रही। तो आप ये बताएं कि आगे प्लान क्या है कि इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को क्रश करने से अगर तो मुल्क आगे जा रहा है, अगर तो आगे को प्लान नजर आ रहा है, तो फिर तो ये इमरान खान साहब कहते हैं कि चले मैं फिलहाल साइड पे हो जाता हूं, आप मुल्क को आगे ले जाएं और बताएं कि प्लान क्या है। आगे तो कोई प्लान नहीं है, आगे तो मुकम्मल तौर पर एक अंधेरी सुरंग है, सुरंग के पार किसी किस्म की रोशनी नहीं है। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान के अंदर हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर इसके ऊपर मजम्मत की जा रही है, करारदादें पास हो रही हैं मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ जो आलमी फोरम्स हैं वहां पर, और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों के अदवार से गुजर रहा है। इसमें फायदा किसका हो रहा है? फायदा तो शहबाज शरीफ को हो रहा है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है रियासत का, पाकिस्तानी इदारों का। इसी तरह नुकसान ये हो रहा है कि तासुर ये बन रहा है कि पीडीएम इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को या पाकिस्तान की फौज को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है सबसे मकबूल लीडर और सबसे मकबूल पार्टी के खिलाफ। तो ये तो सिचुएशन कभी भी किसी भी फौज के लिए, किसी भी इदारे के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने ये बड़ा जबरदस्त फिक्रा कहा, एक मरतबा नहीं बल्कि 2-3 मरतबा, कि फौज अपनी ताकत आवाम से हासिल करती है। और फिर डीजीआईएसपीआर का एक फिक्रा, यानी 2 फिक्रे जो है वो पिछले हाशमी साहब 1 महीने के अंदर मुझे बड़े शानदार लगे। एक तो इमरान खान साहब का वो जुमला कि अगर आप अपनी फौज से जंग लड़कर जीत भी जाएं तो आपकी रियासत हार जाती है, और डीजीआईएसपीआर का वो फिक्रा जिसमें उन्होंने कमाल रवानी के साथ ये अल्फाज बोले कि फौज अगर किसी एक फिरके की हमायत करे, एक सियासी जमात की हमायत करे, किसी एक इलाके की फौज बन जाए, एक किसी खास लिसानियत की फौज बन जाए, किसी शहरी इलाके की फौज बन जाए, देहात की फौज बन जाए, तो उस मुल्क में इंतशार फैलता है। और उन्होंने कहा कि इसलिए
पाकिस्तान की फौज एक कौमी फौज है और जाहिर है कि ये कौमी फौज ही आपकी बाइंडिंग फोर्स रह सकती है और पाक फौज पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स रही है। इसको दोबारा पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स बनना चाहिए। लेकिन ये तासुर बार बार कौन देता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के खिलाफ, यानी डीजी आईएसपीआर ने तो ये स्टेटमेंट नहीं दिया, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तो ये स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन ये तासुर बार बार ख्वाजा आसिफ अपने स्टेटमेंट्स के जरिए, शहबाज शरीफ अपने स्टेटमेंट्स के जरिए देते हैं कि फौज इमरान खान साहब को एलिमिनेट करना चाहती है। फौज इमरान, ये अल्फाज इस्तेमाल किए शहबाज शरीफ ने कि फौज इस वक्त इमरान खान का फितना खत्म करने के लिए काम कर रही है और हम फौज का साथ देंगे। हालांकि इसमें फौज का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी इमरान खान साहब की पार्टी को खत्म करने में फौज का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? फौज ने कोई आगे जाके इलेक्शन तो नहीं लड़ना इमरान खान साहब के खिलाफ। इंटरेस्ट किसका हो सकता है? इंटरेस्ट तो शरीफ खानदान का है या आसिफ अली जरदारी का या पीडीएम की 13 जमातों का। तो ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर शहबाज शरीफ ये अल्फाज बोल रहे हैं कि फौज इस वक्त फितने के खात्मे के लिए कोशिशें कर रही है। तो ये जो सिचुएशन हाशमी साहब, इसके अंदर फिर गलत फहमियां पैदा होती हैं और ये गलत फहमियां और ये जो फिर नफरतों के बीज, गलत फहमियों के बीज, ये तनावर दरख्त जब बनते हैं तो फिर खुदा न खास्ता सानिया मशरकी पाकिस्तान और इसी तरह फिर सकूते ढाका, इस तरह के जो मामलात हैं वहां ये पूरी सिचुएशन चली जाती है। तो इसलिए इसका हल क्या है? हल क्या है? आप ये तो नहीं कर सकते कि 22 करोड़ लोगों को बेजार में घर कर देंगे, 22 करोड़ लोगों को बॉर्डर पार करा देंगे। हल ये है, हर जब इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है पूरी दुनिया में, जहां आप मिलिट्री ऑपरेशन भी करते हैं हाशमी साहब, मिलिट्री ऑपरेशन यानी बाकायदा जहां पर टैंक इस्तेमाल हो, फौजी जंगी जहाज इस्तेमाल हो, बम इस्तेमाल किए जाएं, वहां भी आखिरी हल क्या होता है? मुज़ाकरात। अफगानिस्तान के अंदर आपके यूएसए सुपर पावर और 26 ममालिक की अफवाज रही हैं 22 साल वो रहे अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बमबारी करके दुनिया के सबसे मौलिक हथियार वहां पे इस्तेमाल किए गए, दुनिया के जदीद तरीन जंगी जहाजों से वहां बमबारी की गई। उसके बाद क्या हुआ? 22 साल के बाद क्या करना पड़ा? आखिर में मुज़ाकरात करने पड़े ना। मुज़ाकरात के सिवा तो कोई ऑप्शन नहीं होता। हर कॉन्फ्लिक्ट का आखिर में एंड यही होता है कि आपको मुज़ाकरात के टेबल पर बैठना पड़ता है। कभी भी इस किस्म के ऑपरेशन जो हैं ये देरपा नहीं होते, कामयाब नहीं होते। और हाशमी साहब, ये जब जख्म लगते हैं ना, ये जख्म लगते हैं, मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूं कि जख्म जब भर भी जाए ना, वो निशान छोड़ जाता है किसी के। यानी ये मैं आम लोगों को इसलिए समझा रहा हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं आप, हमारे जिस्म पर कभी कोई जख्म लगे गहरा, वो भर जाता है। उसके बाद वो जब भर जाता है तो वो एक निशान छोड़ जाता है और जब जब आप उस निशान को देखते हैं आपको याद आता है कि फलां जगह से मुझे ये जख्म लगा था। हालांकि उस वक्त वो कोई रिस्क नहीं रहा होता जख्म, लेकिन जब वो भर भी जाता है तो वो निशान छोड़ जाता है, वो आपके दिल के अंदर एक खली छोड़ जाता है। तो इसलिए इस वक्त ये रियासत के सीने पर जख्म लग रहे हैं। कोई भी मकबूल जमात होती, यदि नून लीग, अगर इमरान खान साहब की जगह नून लीग की जमात होती तब भी ये इतना ही काबिल मजम्मत था अगर ये क्रैकडाउन इस तरह होता। ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन इस तरह हो रहा होता और इमरान खान साहब कर रहे होते तो इमरान खान साहब को भी हम मजम्मत करते कि इमरान खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था। इमरान खान साहब नून लीग के लोगों को और नून लीग को क्रैश कर रहे होते तो हम इमरान खान साहब की भी मजम्मत करते। बिल्कुल। इसमें एक बात जो ना शाहिद खाका नवासी साहब ने कही है, और वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के बगैर अगर हम इंतखाबात में गए तो शायद ये नहीं अच्छा होगा और इंतखाबात मुलतवी होना भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि वो जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास ये है कि हमें तीसरी ताकत को, जिसका नाम तीसरा फार्मूला या तीसरी ताकत बिलावल ने रखा था, अगर उन्हें स्पेस दे दी गई तो शायद जमहूरियत इन लोगों के हाथों हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। देखिए आशिफ साहब, एक तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ये ऐलान भी कर चुके हैं और डीजी आईएसपीआर का एक मैं स्टेटमेंट देख रहा था जियो न्यूज पर, जिसमें उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कोई मार्शल लॉ अनाउंस करें और हम कोई निज़ाम को लपेट दें। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को डराने के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब के नर्व्स जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, स्टील नर्व्स हैं उनके, फौलादिया साहब हैं, तो उनको धमकाने के लिए, उनको डराने के लिए ये ख्वाजा आसिफ इस किस्म के स्टेटमेंट देते रहते हैं। एक तो ये अमली तौर पर यानी सिविल मार्शल लॉ तो आपका पहले ही नाफिज है, लेकिन मार्शल लॉ यानी इस सूरत में कि फौज टेक ओवर कर ले, ये नहीं हो सकता। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर भी यह माहौल नहीं है।
तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, शाहिद खाकान अब्बासी असल में शरीफ खानदान के खिलाफ एक तरह से वादा माफ गवाह बने हुए हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन अगर आपने डिले किया तो इसके तबाहकुन नताइज पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पर इस तरह से मुरतब होंगे कि आगे एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। आगे जिसकी भी हुकूमत आएगी, यानी नून लीग कितने अरसे तक हुकूमत में रहेगी। एस्टैब्लिशमेंट के प्लान तो पिछले 75 साल में हर 2 साल के बाद एस्टैब्लिशमेंट का प्लान बदल जाता है। हर 2 साल के बाद इनका प्लान बदलता है हमारी एस्टैब्लिशमेंट का। 90 की दहाई में हर 2 साल के बाद कभी बेनज़ीर इनको अच्छी लगती थी, कभी इनको नवाज शरीफ अच्छे लगते थे, कभी बीबी शहीद को ले आते थे, कभी नवाज शरीफ को ले आते थे। अभी आप देख लें कि पहले 2.5 साल के बाद ही 3 साल के बाद ही इमरान खान साहब को जनरल बाजवा ने रुखसत कर दिया, नवाज शरीफ को ले आए। अभी हो सकता है कि 2 साल के बाद फिर जो है ये शरीफ खानदान जो है ये ज़ेर-ए-ताब आ जाए और फिर दोबारा से नून लीग ज़ेर-ए-ताब आ जाए और ये पीपल्स पार्टी ज़ेर-ए-ताब आ जाए। तो हाशमी साहब ये इसलिए शाहिद खाकान अब्बासी इनको वार्न कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज बदलते हुए देर नहीं लगती। सिर्फ एक कोई वाकया होता है, एक वाकया डॉन लीग्स का एक वाकया हुआ था। परवेज रशीद ने और इसी तरह परवेज रशीद ने और तारिक फातमी ने, जो अमेरिका में पाकिस्तान के इससे पहले सफीर भी रहे, तो डॉन लीग्स की जो साजिश की थी, उस एक साजिश ने शरीफ खानदान की हुकूमत को जड़ों से हिला दिया था, नवाज शरीफ की हुकूमत को। और वहां पर जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके बैठ गए थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ, और उन्होंने कहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। हाशमी साहब, आपको याद होगा कि आप दुनिया न्यूज हेड ऑफिस में थे, मैं इस्लामाबाद का ब्यूरो चीफ था, तो मुझे जराये से खबर ये मिल गई कि आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने ये कहा है कि ये पैनामा का इशू भी रिजॉल्व करें और ये डॉन लीग्स का भी। तो वो खबर मैंने दे दी। उस खबर के बाद इस्लामाबाद में मेरा जीना आराम कर दिया इन लोगों ने। इतनी कोई धमकी आमेज कॉल्स, प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो मेरा दाखिला ही बंद कर दिया। लेकिन उसमें हाशमी साहब अगले दिन, यानी जब मैंने खबर दी, पहले तो इन्होंने सारे चैनल्स के ऊपर ये प्रोपेगेंडा भी कराया कि ये कोई खबर ठीक नहीं है, हालांकि वो जराये से उसकी तस्दीक हुई थी। फिर उसके बाद अगले दिन डॉन अखबार में पूरा बैनर लगा उसके ऊपर, वो मेरी खबर की तस्दीक हुई, पूरा बैनर लगा। तो अगले दिन से तमाम चैनल ने ये खबर चला दी और जिन्होंने चलवानी थी खबर उन्होंने फिर चलवा भी दी। तो हाशमी साहब, वो एक वाकया था और शरीफ खानदान की हुकूमत की जड़ें हिलकर रह गई। इसी तरह डीजी आईएसपीआर जो थे आपके जनरल आसिफ गफूर, जब उन्होंने एक ट्वीट किया था कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड, जब डॉन लीग्स की इंक्वायरी का एक अधूरा नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो उस पर नवाज शरीफ की हुकूमत और जनरल बाजवा आमने सामने आ गए थे। तो एक वाकया होता है, एस्टैब्लिशमेंट का मूड बदल जाता है। अभी इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के दरमियान अलीम खान के मामले पर, उस्मान बुज़दार के मामले पर असल में इख्तलाफ हुआ था ना, क्योंकि वो अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे। इमरान खान साहब कहते थे मेरा आईनी हक है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं जिसको चीफ मिनिस्टर रखना चाहूँ मेरा हक है, और अगर अलीम खान साहब को मैं चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा तो मेरी पार्टी के अंदर बगावत हो जाएगी, क्योंकि अलीम खान साहब के ऊपर और भी बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है और उस्मान बुज़दार के ऊपर बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, एक कंसेंसस है। तो वहां से मामला खराब हुए और इमरान खान साहब को 3.5 साल के बाद ही उनकी हुकूमत उल्टा दी गई। तो इसलिए ये शाहिद खाकान अब्बासी वार्न कर रहे हैं कि इसके निज़ाम पर तबाहकुन असरात होंगे। इसका मतलब है कि अगली जब हुकूमत आएगी, अगर आप इलेक्शन डिले करेंगे तो उसके पास एक एग्जाम्पल सेट होगी कि पिछली हुकूमत ने भी इलेक्शन डिले किया था। क्योंकि आज मैं ये देख रहा था कि कुछ सहाफ़ी जो हैं, और बाखबर सहाफ़ी, अगरचे वो ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि नून लीग के करीब समझे जाते हैं, लेकिन इस तरह के सहाफ़ियों ने ट्वीट किए। मैं अगेन कह रहा हूं कि बाखबर सहाफ़ी उन्होंने कहा कि मार्च 2024 में शायद जाके इलेक्शन होगा, मार्च 2024 में। तो ये एग्जाम्पल सेट कर दी गई। तो आगे इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई या किसी और की हुकूमत आ गई तो वो ये कहेंगे कि चले पिछली हुकूमत ने 6 माह इलेक्शन लेट किए थे, एग्जाम्पल सेट है, हम 2 साल इलेक्शन लेट करेंगे। हो सकता है कि वो 5 साल इलेक्शन लेट कर दे, तो फिर तो पाकिस्तान का पार्लिमानी सियासी निज़ाम तबाह होकर रह जाएगा। इसलिए शाहिद खाकान अब्बासी ये बार बार वार्न कर रहे हैं। और दूसरा, असल में शाहिद खाकान अब्बासी दिल के जो फफोले हैं वो भी सामने लेके आ रहे हैं, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी को उन्होंने, जैसे ही उन्होंने देखा कि 9 मई के वाकयात के बाद तो इमरान खान साहब को और तहरीके इंसाफ को कलअदम किया जा रहा है, इमरान खान साहब की पार्टी को क्रश किया जा रहा है, तो ये कंफर्टेबल हो गया। तो शाहिद खाकान अब्बासी को मुकम्मल तौर पर इन्होंने खुडे लाइन लगा दिया। पहले मिन्नतें कर रहे थे,
पहले उनके पैर पकड़े हुए थे, अब उनका गिरबान पकड़ लिया। अजलाल साहब एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनकी बारे में और जो उनकी जो खबर है वो पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं चलाई गई। हमने देखा कि कोई ट्वीट कर दे तो वो भी खबर होती है, मरीम नवाज छींक दें तो वो भी खबर होती है, और अगर कहा जाए कि मैं मिफ्ता से बात करूंगी तो वो भी खबर होती है। लेकिन ये खबर नहीं चली और बिलाखिर ये जो रहनुमा है मियां असलम इकबाल साहब, इन्हें बिलाखिर ट्वीट करना पड़ा। वो क्या कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं कुछ हकायक अवाम के सामने लाना चाहता हूँ। 9 मई के बाद मेरे साथ और मेरे ख़ानदान के साथ क्या हो रहा है। 7 मई को मेरी एटीसी लाहौर में बेल कंफर्म हुई तो मैं उसी दिन लाहौर से बाहर चला गया, चूँकि 31 मई को मेरी बेटी का निकाह होना था। सोचा 11 मई को एटीसी इस्लामाबाद में भी तारीख है, लिहाजा उससे पहले जो इंतज़ामात करने हैं वो भी कर लिए जाएँ। दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को दावत पर भी मदऊ कर लिया है। बुकिंग फ्रेडिस होटल में करवाई, वहाँ से तस्दीक की जा सकती है। 9 मई के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं, जितनी मज़म्मत की जाए कम है, इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस ने हमारे घरों पर रेड करनी शुरू कर दी। घर पर सिर्फ वालदा, साहिबा, बेटी और बेटा मौजूद थे। चंद रोज़ कबल रात 3 बजे मेरे घर के दरवाजे तोड़कर 30 से 40 लोग घर में दाखिल हुए, बदतमीज़ी शुरू कर दी और कहा कि वो कातिल है, किधर उसको नहीं छोड़ेंगे। मेरी अहलिया नमाज तहज्जुद पढ़ रही थी, जबकि बेटी और बेटा अपने कमरे में थे। वालदा साहबा की उम्र 85 साल है, ऑक्सीजन पर हैं। और फिर ये भी सवाल किया गया कि घर में मौजूद जहेज़ का कीमती सामान और 7 लाख रुपए नकद और डीवीआर लेकर चले गए। मेरी वालदा साहबा चीखती रही कि ऐसा ना करो, मुहाफ़िज़ ने माँओं का एहतराम भी ना किया, खूब बदतमीज़ी की। मैं आपसे यही उम्मीद कर सकता था कि आप लोग अखलाकियात से इतने नीचे गिर जाओ कि शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसे निज़ाम और मुहाफ़िज़ों पर जो अल्फ़ाज़ उन्होंने इस्तेमाल किए मैं नहीं कर सकता। राय साहब तहरीर है, उनकी मौजूद है, ये सदा ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर उन्होंने और बातें भी हुकूमत के हवाले से की हैं। राय साहब, दुःख हुआ इसको पढ़कर, क्योंकि अगर किसी ने कत्ल भी किया हो ना, जिस शख्स ने सरेआम कत्ल किया हो, तो उसको भी उससे भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। उसको भी ये इख्तियार होता है कानून की नज़र में कि वो अपनी वकालत के लिए किसी वकील को कर सके। लेकिन यहाँ पर जो लोग अपने घरों पर थे, जुर्म अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो है बकौल इस ट्वीट के और इस पैगाम के किसी को कातिल कहा जा रहा है, किसी को डाकू कहा जा रहा है। क्या रहा है? आप समझते हैं राय साहब कि अब यही हमारी किस्मत होगी, मैं और आप इसी तरह बैठकर आप अपनी जान को ख़तरे में डालकर और हम अपने दोनों मुस्तकबिल को ख़तरे में डालकर एक मुल्क से बाहर और एक मुल्क के अंदर बैठकर इसी तरह कूटते रहेंगे। और न जाने राय साहब, कोई इसी तरह के 30-40 लोग जो हैं वो हमारा भी कहीं न कहीं इस्तकबाल कर लें। मुझे तो पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान से के माहौल से अब खौफ सा आने लग गया राय साहब। देखिए आशिर साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं और इस वक्त जिस किस्म की फ़ज़ा इस्लामाबाद में बनाई गई है, एक बहुत गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है। किसी को कुछ पता नहीं है कि किस वक्त आपके घर के अंदर अचानक पुलिस या पुलिस के नाम पर कोई और आपके घर के अंदर अचानक धावा बोल देगा। आप गाड़ी निकालते हैं बाहर, आपको पता चलता है 2-3 गाड़ियां पुरस्कार नौयत की वो आपकी गाड़ी को चेज करना शुरू कर देते हैं। आप ऑफिस से गाड़ी वापस निकालते हैं, फिर 1-2 गाड़ियां आपकी गाड़ी को चेज करना शुरू कर देती हैं। तो इस किस्म का माहौल तो है, लेकिन जाहिर है कि एक सहाफ़ी का काम ही होता है कि वो हकायक जो है वो पहुंचाए मुश्किल तरीन हालात में भी अपने व्यूअर्स तक, क्योंकि एक आपकी ट्रेनिंग इस किस्म की होती है, प्रोफेशन है ना आपका। जैसे एक डॉक्टर का काम यह है कि वो मरीजों का इलाज करे, इंजीनियर्स की अपना एक प्रोफेशन है, तो इसी तरह सहाफ़ियों का प्रोफेशन ये है कि हकायक जो है वो लोगों तक पहुंचाए जाएं। और ये कभी कभी मौके आते हैं, यानी हर मर्तबा तो ये नहीं होता कि बहुत मुश्किल हालात हों, लेकिन ये मुश्किल हालात जब आते हैं तो उसी वक्त ही फिर सहाफ़ी टेस्ट होते हैं कि क्या वो मुश्किल हालात में हकायक पहुंचाते हैं लोगों तक या नहीं पहुंचाते। अब जो मैंने आपसे बात की थी इससे पहले कि ये जो जख्म लगते हैं इनके निशानात रह जाते हैं और फिर ये बहुत बड़ी खलिश रह जाती है। अभी ये जो मियां साहब के घर पर हुआ, आप ये देखें कि जिस किस्म की उन्होंने तहरीर ट्वीट की है उसके ऊपर उसकी रीच में देख रहा था कि 2 मिलियन से ज़ायद लोगों ने उसको पहले 2-3 घंटों में देखा। उसके बाद ये मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि चैनल्स के ऊपर इसकी डिस्कशन भी होगी, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। तो ये किस किस्म का एक इम्प्रेशन बनेगा, जो लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और जो लोग आम खड़े हैं वो कितने अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होंगे।
अगर मियाँ साहब के ऊपर कोई केस है तो मियाँ साहब का ट्रायल करें, आप कानून के मुताबिक ट्रायल करें, लेकिन किसी के घर के अंदर घुसना, उनकी बेटी का मुबैना तौर पर जहेज लूट के ले जाना या उनकी वालदा के साथ बदतमीजी करना, वो तो किसी यानी ये जो इन्होंने एक ट्रायल शुरू किया है, तो वो अगर किसी मुबैना जुर्म में वो तो मुलविस नहीं है ना, उनका नाम तो नहीं है, उनकी तस्वीरें तो अखबारात में नहीं छपी थी, तो उनका क्या कसूर है? तो ये इसी किस्म के सूरत-ए-हाल का पीटीआई के जो दीगर रहनुमा हैं, उनको इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में भी इसी किस्म के हालात का सामना है। सहाफ़ियों को भी बहुत ज़्यादा हाशमी साहब मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ सर्कल से आपको कॉल्स आ जाती हैं, मुख्तलिफ हुकूमती सर्कल से भी आपको कॉल्स आ जाती हैं। मुख्तलिफ तरीकों से कभी डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली आपको पैगाम अच्छा, भेजा एक जाता है। एक बात मैं आपको और भी बताऊँ और बहुत ही अफ़सोस की बात है, जो लोग राय साहब मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं ना, और जिनको पाकिस्तान में जिनके दोस्त अहबाब हैं और उनके ऊपर किसी किस्म की सख्ती नहीं आई, ख़तरा ज़रूर है, लेकिन वो अपने चैनल्स पर बैठ के, अपने प्रोग्राम्स में बैठकर ये ज़रूर कहते हैं, नाम लेकर कहते हैं कि जनाब इनको कोई कुछ क्यों नहीं कहता। इसका मतलब ये है कि डबल एजेंट का काम कर रहे हैं। मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ, बहुत सारे लोगों के जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर इस किस्म का बयानिया बना रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप रेड लाइन को क्रॉस करके ही जर्नलिज़्म कर सकते हैं। सच बोलने के राय साहब मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन थोड़े से कुछ आदाब भी होते हैं। हाशमी साहब, सहाफ़त की रेड लाइन ये होती है कि आप सच बोलें। हर सूरत में हक़ाइक़ जो हैं, वो लोगों के सामने लेके आएँ। सहाफ़त की अपनी एक बिल्कुल रेड ठीक। लाइन होती है, यानी फ़ौज की अपनी रेड लाइन है। जो सियासी निज़ाम है, सियासी जमातें हैं, उनकी अपनी एक रेड लाइन है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक रेड लाइन है, पार्लियामेंट की अपनी रेड लाइन है, इलेक्शन कमीशन की अपनी रेड लाइन है। तो सहाफ़त की रेड लाइन यही होती है कि हमेशा आप हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचाएँ। वो हक़ाइक़ कभी एक फ़रीक के लिए तल्ख़ हो सकते हैं, कभी दूसरे फ़रीक के लिए तल्ख़ हो सकते हैं। इसी प्लेटफ़ॉर्म पर हम बहुत से हक़ाइक़ ऐसे लेके आते रहे हैं, जो कि पीटीआई के लिए बड़े तल्ख़ रहे हैं और पीटीआई की जानिब से तनकीद का सामना भी रहा, लेकिन उस तनकीद की हम परवाह नहीं करते। क्योंकि इसी तरह बहुत से हक़ाइक़ ऐसे होते हैं जो नून लीग के लिए बड़े तल्ख़ हैं। तो ये तनकीद से घबरा कर या खौफ़ की फ़िज़ा से घबरा कर अगर वो सहाफ़ी हक़ाइक़ छुपाना शुरू कर दें, तो वो आपको अंदर से ख़लिश होती नहीं, है। ये बिल्कुल एक अंदर जो है ना, आपको अंदर अच्छा ख़लिश होती है है कि भी आपका तो काम ही है ना, और तो कोई काम आता ही नहीं हमें। और कोई काम नहीं आता इसमें। बिल्कुल ठीक कह सहाफ़त रहे के हैं। सिवा सहाफ़त नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सहाफ़त के सिवा कोई और काम नहीं आता, क्योंकि कोई इंजीनियरिंग नहीं आती, कोई डॉक्टरी नहीं आती, कोई कारोबार करना नहीं आता, कोई और काम नहीं करना आता, मज़दूरी नहीं करनी आती। सहाफ़त करनी आती है तो सहाफ़त करेंगे और जो हक़ाइक़ हैं वो लोगों तक पहुँचाएँगे। अच्छा राय साहब, ये जो इसी माहौल के अंदर ये जो जहांगीर तरीन साहब की नई पार्टी, उन्होंने भी एक अपनी रेड लाइन बना ली थी, और उनकी रेड लाइन जो थी वो ऑब्वियसली एक और तरह की है, और अब वो एक नई पार्टी बनाने के लिए मैदान में आ गए, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी। राय साहब, ये वोटर को धोखा देने के लिए नाम मिलता-जुलता रखा जा रहा है, या फिर पाकिस्तान इंसाफ पार्टी वो समझते हैं कि इंसाफ उनके साथ नहीं हुआ तो अब वो पार्टी बनाकर इंसाफ करेंगे? देखिए, जो जहांगीर तरीन की पार्टी बनवा रहे थे, अभी तक तो जहांगीर तरीन से बड़े मायूस हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों को हो सकता है उन्होंने कान भी पकड़वा लिए हों। क्योंकि 72 घंटे के लिए कहा गया था कि 72 घंटे के अंदर 100 बड़े रहनुमा, 220 लोगों ने, 221 लोगों ने पार्टी छोड़ी है, 221 रहनुमाओं ने, तो इनमें से कहा गया था कि 100 बड़े नॉन फिगर जहांगीर तरीन को 24 घंटे के अंदर ज्वाइन कर लेंगे। तो अब तो 144 घंटे गुजर गए, 6 दिन गुजर गए। तो 6 दिन के बाद भी एक फिरदौस आशिक अवान के सिवा कोई नाम सामने नहीं आ सका। पहले जहांगीर तरीन का जहाज जो है, वो जनूबी पंजाब की फ़िज़ाओं में कलाबाज़ियाँ खाता रहा, फिर लाहौर की फ़िज़ाओं में कलाबाज़ियाँ खाता रहा, फिर इस्लामाबाद लैंडिंग की, यहाँ से बगैर किसी सवारी के, कोई सवारी नहीं मिली, बगैर सवारी के फिर दोबारा लाहौर चला गया। अपने हम ख़याल पुराना ग्रुप उनके साथ गपशप की और एक तस्वीर और 2 वीडियोज़ जारी कर दी। तो अभी तक तो जहांगीर तरीन जो हैं, वो नाकाम तरीन साबित हुए हैं। यानी आप ये कह लें कि सियासी तौर पर बदतरीन और नाकाम तरीन साबित हुए हैं, और इसमें जो ये पाकिस्तान इंसाफ पार्टी नाम रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि शायद कोई पीटीआई का या इमरान खान साहब का वोट बैंक जो है, वो इस तरह का कोई नाम रख के वो ये हासिल कर लेंगे। अच्छा, एक और बड़ा मजे का खेल हो रहा है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से पीटीआई के कुछ ऐसे सहाफ़ी जिनके मुतालिक ये तासुर है कि वो पीटीआई के हमायती हैं, यानी उनके मुतालिक शुरू से ये तासुर है कि वो पीटीआई की हिमायत करते हैं।
वो पिछले 5-6 दिन से जहांगीर तरीन साहब के हक में ट्वीट्स कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब के हक में ट्वीट्स, और ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने देखें वफादारी का मुजाहरा किया, बाकी लोगों ने इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान साहब के खिलाफ मास्क खोले, इमरान खान साहब के खिलाफ नादेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन जहांगीर तरीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो एक एजेंडे के ऊपर जहांगीर तरीन के हक में ट्वीट्स करके असल में जो पीटीआई के कारकुन है या पीटीआई का जो वोटर है उनको इनडायरेक्टली माइल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा जहांगीर तरीन अगर अपनी पार्टी बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर तहरीक इंसाफ का कुछ वोटर उधर चला जाए इस रिस्पेक्ट में कि चले जहांगीर तरीन ने कोई इमरान खान साहब को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो चले जहांगीर तरीन का एक पॉजिटिव इमेज बनाया जाए। हाशमी साहब, जहांगीर तरीन ने इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान ही जहांगीर तरीन खान साहब ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। फिर आपको पता है कि इन्होंने अपना पूरा जो एक धड़ा है वो जब बनाया, किस तरीके से इन्होंने पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत के साथ मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की, और इसी वजह से फिर इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के वोटर ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया जहांगीर तरीन को ग्रुप को, और ये ज़िमनी इलेक्शन में इबरत का निशान बन गए। तो अब जितने मर्जी जहांगीर तरीन साहब के हक में कुछ लोग ट्वीट्स कर लें या उनके हक में बयानियां बना लें, तहरीक इंसाफ का वोट सिर्फ इमरान खान साहब के साथ जुड़ा है। वो वोट उन लोगों के साथ जुड़ेगा जो इमरान खान साहब के साथ जुड़े रहेंगे। इस वक्त जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहेगा वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में अमर हो जाएगा।